हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो पे, जिसको जो होने वाली है रेलवे से संबंधित, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये टोटल पोस्ट है इसमें 3445, मतलब 3445 पोस्ट की ये भर्ती निकल चुकी है। और जो कि ग्रेजुएशन पे भी है और अंडर 10+2 पे भी है, जिसमें कि एज लिमिट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट, पोस्ट। और ये आज से शुरू हो रहा है, तो आप सभी इसको फिलअप करना ना भूलें। और उसके पहले, फिलअप करने के पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ आप सभी को पता होना चाहिए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो बाद में। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल की हम बात करेंगे। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो चुका है, तो आप सभी फिल कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे डेट जो है वो 20 तारीख को इसका फॉर्म रिलीज़ हुआ है। ठीक है, कितनी तारीख को? 20 तारीख को इसके आरआरबी के वेबसाइट पे इसका फॉर्म जो है कि रिलीज़ हो चुका है, मतलब नोटिफिकेशन आप सभी को पब्लिक कर दिया गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जो एप्लीकेशन है वो शुरू होगा आज से, मतलब 21 तारीख से शुरू होगा। और क्लोजिंग कब है इसका, लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट बोलें तो 20/10 अगले महीने में, मतलब अक्टूबर में 20 तारीख को। एक महीने का समय है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे दे रहा है डेट्स ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब फीस कब तक पेमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप होने के एक दिन बाद तक पेमेंट वाली विंडो जो है कि खुली रहती है। कब तक खुली रहेगी वो? 22/10/24, मतलब 21/10/24 से लेकर 22/10/24 तक ये जो है कि पेमेंट की विंडो खुली रहेगी। अब यहाँ पे कह रहा है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो। अब जैसे कि ऐसा तो हर बार होता है, अब लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कहीं ना किसी का तो मिस्टेक हो ही जाएगा किसी चीज़ में। वो करेक्शन विंडो कब खुलेगी? करेक्शन विंडो खुलेगी 23 तारीख को। जैसे कि आपका पेमेंट हो जाएगा, वैसे ही 23/10/24 से 1/11/2024 के बीच कभी भी खुल सकती है। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और यहाँ पे नोट में दे रहा है डेट्स फॉर CBTs एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के अनुसार जैसा जैसा जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उस हिसाब से इसका प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स जैसे कि हमने बात कर लिया। एप्लीकेशन बिंग हुआ था 21 को, 20 तारीख को इसका लास्ट डेट है, मतलब 20 अक्टूबर को। और पेमेंट की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर को। करेक्शन और मॉडिफाइड फॉर्म जो है कि विंडो खुलेगा आपका 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। 1 नवंबर तक आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब 8 से 9 दिन का इसमें भी समय है। और एग्ज़ाम डेट आपका जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद शेड्यूल पे जो भी टाइम आएगा उस पर आपको दिखाया जाएगा। और आप सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम के 2, 4, 5 दिन पहले जो है कि एडमिट कार्ड को लॉन्च किया जाता है। अब अपने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC और EWS, जनरल OBC और EWS की जो फीस होने वाली है वो 500 रुपये होने वाली है। SC ST और PH, ठीक है, 250 रुपये, मतलब 250 रुपये होने वाली है। किसकी? SC ST और PH। ऑल कैटेगरी फीमेल चाहे OBC भी हो, जनरल भी हो, EWS या फिर SC ST और PH, ऑल फीमेल कैटेगरी में जो भी फीमेल आए हैं उनका फीस क्या है? 250। ठीक है, जब आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट स्टेज अपीयर होने के बाद UR OBC EWS को फीस रिफंड जो मिलेगा 400 रुपये मिलेगा। और ये वापस पैसा मिल जाता है। आप सभी को पता होगा रेलवे की जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपका कुछ, जब आपका फर्स्ट स्टेज हो जाता है उसमें आपको पैसा वापस भी मिलता है। ठीक है, तो UR OBC और EWS का जो रिफंड आएगा वो 400 रुपये आएगा। SC ST और PH का है कि पूरा फीमेल का पूरा रिफंड मिलेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे। तो मिनिमम एज, जैसा कि आप सभी को हर एग्ज़ाम के लिए पता होगा, 18 साल तो मिनिमम एज होती है। और मैक्सिमम एज की बात करें और इसमें मैक्सिमम एज जो होने वाला है वो 33 साल होने वाला है। ठीक है, अगर 32-33 भी चल रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें कुछ अगर आप हाई चले गए तो एज रिलैक्सेशन भी है, वो आपको उसके जो कि उसका डाटा है और उसका जो नोटिस पैनल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आपको क्या होगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
हर कैटेगरी का अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे जो पोस्ट, मेन बात ये आती है कौन कौन सी पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी में। तो लेवल एलिजिबिलिटी है, आप सभी को पता होगा 10+2। पोस्ट नेम की बात करेंगे और टोटल पोस्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो पोस्ट आता है कमर्शियल कम टिकर क्लर्क, ठीक है, 2022, मतलब जिसको टीटी भी बोल सकते हैं। और ट्रेन क्लर्क का जो पोस्ट है वो 72 है। और अब देखिए, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो भी एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कम से कम 50 मार्क्स तो होने ही चाहिए 10+2 जिससे भी आप कर रहे हैं। और SC ST में बस आप पास होने चाहिए, आपके कितने भी नंबर हों। ओके, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको 361 पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, इसमें वही सेम है, 10+2 पास होने चाहिए, 50 मार्क्स जो है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स होगा तभी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। और फिर वही SC ST और PH जो है कि पास ओनली। और यहाँ पे टाइपिस्ट का है तो टाइपिंग में जूनियर, ठीक है। अब जूनियर क्लर्क अकाउंट से थोड़ा सा नीचे जूनियर आता है, उसमें 990 पोस्ट हैं। और जिसमें कि कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग ग्रॉस स्पीड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मिनट में 30 वर्ड इंग्लिश के, 25 वर्ड हिंदी के, तब आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे CBT पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले पेपर की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 90 मिनट का होने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, कितने? 40। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस की संख्या है 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। और आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें उतनी ही अच्छी बात है। और इसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस करने की। मैथ में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और रीजनिंग में आपका थिंकिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस में आपको जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। अब CBT 2 की बात करेंगे, जैसा कि उसमें जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन था, यहाँ पे आ जाता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिक्स में 30 और रीजनिंग में 30, तो यहाँ पे 35-35 का एक एवरेज बना दिया जाता है। मैथमेटिक्स में 35 और रीजनिंग में भी 35। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं 120। CBT 2 वाला पेपर थोड़ा हार्ड माना जाता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होता है इसका भी वही टाइम होता है 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे किया गया है ईच ऑफ 1 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब टोटल क्वेश्चंस अगर 120 हैं, ईच ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे जो कि बच्चों की या फिर कोई भी एस्पिरेंट अगर फॉर्म को फिलअप कर रहा है तो उसमें अगर वो डर डर के खुद से अगर फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको मन में एक ऐसी भावना रहती है कहीं हमारा फॉर्म जो है कि रिजेक्ट ना हो जाए, इनवैलिड ना हो जाए, कहीं डिक्लाइन ना हो जाए। मतलब इन तीनों शब्द का मतलब एक ही है, कहीं हमारा फॉर्म ही फिलअप सही से ना हो जिससे कि आगे की प्रक्रिया हमारी ना हो और हम तैयारी कर लें और हमको पता चले कि हमारा जो है कि एडमिट कार्ड ही नहीं निकला। तो इस वजह से यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इनवैलिड एप्लीकेशन या फिर रिजेक्शन किस कारण से होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अब देखिए, इनवैलिड फ़ोटो, अगर आप अपना फ़ोटो जो है कि पासपोर्ट साइज अपलोड कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, फ़ोटो विथ कैप, टोपी के साथ और वेयरिंग गोगल्स, गोगल्स मतलब कि चश्मा लगाए हुए, फ़ोटोज़ विच आर डिसफिगर्ड स्मॉल साइज, डिसफिगर्ड मतलब कि फ़ोटो आप क्लिक किए हैं, कहीं कान नहीं आया है, कहीं हाथ नहीं आया है, कहीं गर्दन नहीं आई है, इस वजह का डिसफिगर्ड पिक्चर भी नहीं चलेगा। स्मॉल साइज, बस आपको गले तक नहीं लाना है, थोड़ा सा शर्ट का चेस्ट का थोड़ा सा भाग भी आना चाहिए। फुल बॉडी शोइंग ओनली वन साइड व्यू ऑफ द फेस, ओके। एक साइड का फेस ऐसे तिरछा खड़े होके नहीं करना है। अनरिकॉग्नाइजेबल फ़ोटो, फ़ोटो स्टेट कॉपी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है, कैमरे से आपको एक फ़ोटो खींच के सीधा अपलोड कर देना है, ठीक है।
कैमरे की, वरना अगर कहीं आप स्टूडियो से क्लिक कराएं तो उसको आप कैमरे से क्लिक कर लीजिए, उसको रिसाइज जो भी आपको मांग रहा है उस पर आपको उसको फिट करके अपलोड कर देना सिंपली। ठीक है, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं लगी होनी चाहिए, दोनों कान फ्रेश होने चाहिए, चश्मे नहीं लगे होने चाहिए, और पूरा बॉडी का जो फिगर है वो आना चाहिए। पूरे बॉडी का मतलब कि पासपोर्ट साइज में जहाँ तक आता है वहाँ तक आपका बॉडी का पूरा फिगर आना चाहिए। सेल्फी फ़ोटो नहीं चलेगी, फ़ोटो टेकन बाय मोबाइल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फ़ोटो एमंग अदर्स। ठीक है, ऐसा कोई भी फ़ोटो नहीं चलेगा। और यहाँ पे बी जो कह रहा है, सिग्नेचर इन कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर। सिग्नेचर जो है कि कैपिटल और ब्लॉक लेटर में अगर आप करते हैं, ब्लॉक लेटर मतलब कि जैसे ये लिखा है इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ब्लॉक लेटर का मतलब कि पूरा कैपिटल। सिग्नेचर आप देखे होंगे कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करता हो, हमेशा किसी की न किसी की साइन ऐसे कुछ होती है। ठीक है, स्मॉल ही होती है, पहला अगर कैपिटल होता है तो और सब स्मॉल होती है। अब ये नहीं कि जैसे कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल का मतलब ये नहीं कि RAHUL पूरा ऐसे लिखें। ठीक है, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, रफली जो एक आप साइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं रैंडमली, उसको सिग्नेचर बोलते हैं। तो वो ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए, कैपिटल में नहीं होनी चाहिए। ओवर एजेड और अंडर एजेड, डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली फिल्ड। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फ़ोटो को गलत अपलोड करते हैं, एडिटेड अपलोड करते हैं, जैसे कि एज दिखा दिए ज़्यादा, अंडर एज से ज़्यादा दिखा दिए एडिट करके, तो ऐसा फ़ोटो नहीं चलेगा, तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट RRBs टू द सेम RRB, in such case all applications will be rejected and such candidate will be debarred from future RRBs and RRC एग्जाम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका लाइन का मतलब ये है कि फर्जीवाड़े में, जैसे कि एक ही बच्चे का एप्लीकेशन RRB के वेबसाइट पे कई बार, जैसे NTPC का निकला है, इसमें आप चारों पोस्ट में अलग अलग भर रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फ्यूचर में आप कभी भी RRB के कोई भी एप्लीकेशंस फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का इनवैलिड काम ना करिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो और फ्यूचर में आपको दिक्कत हो। कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग द डिबेट लिस्ट ऑफ एनी RRBs। ठीक है, अगर आप पहले से भी कोई गलत काम किए हैं, अगर इसमें आपका पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन, आधा अधूरा काम करने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन सही से और ढंग से भरना पड़ेगा, तभी आपका जो है कि एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा भले ही आप प्रिपरेशन पूरा कर लें। तो आई होप आप सभी को इतना वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने करी है जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।